हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं सीटेट प्रीवियस ईयर के आए हुए क्वेश्चन को। आप देखेंगे कि कैसे क्वेश्चन आते हैं और ये हम डिस्कस कर रहे हैं 2011 का पेपर, फर्स्ट प्राइमरी स्तर का। तो इसके बाद जो हमारे पेपर देखेंगे तो उसमें बहुत सा बदलाव मिलता है, सेम टाइप के ही पैटर्न के क्वेश्चन आते हैं। इसमें थोड़ा सा हट के क्वेश्चन थे, तो जैसे कि इसमें उसने पासे को भी पूछा था और इसके बाद जितने भी पेपर हुए उसमें किसी भी पासा नहीं आया है। तो लेकिन यहाँ पर आया है, तो आप देख लेंगे कि जब हम किसी भी जो हमारा डाइस होता है, पासा होता है, जब हम उसको ओपन करते हैं तो ओपन करने के बाद चाहे हम किसी वे में ओपन करें, कुछ रूल होते हैं कि वो कैसे ओपन होगा। आप जानते हैं कि उसमें टोटल जो फेस होते हैं तो वो 6 होते हैं, तो 6 फेसेस का कैसे हम अरेंज करते हैं। तो यहाँ पर उसी से एक क्वेश्चन उसने पूछा है कि एक पासे में विपरीत फलकों की संख्या का योगफल 7 होता है। तो इसमें से बताना है, तो आप ध्यान देंगे कोई भी फलक में एक को छोड़कर, जैसे कि यहाँ पर हम ऑप्शन में लेंगे तो 2 और +5, 3 को बीच में ब्रेक कर देंगे, 4 एक 6 ब्रेक कर देंगे तो 1। ये इसकी विपरीत साइडें होती हैं, विपरीत फलक होते हैं जिनको हम बोलते हैं। तो यहाँ से ध्यान देंगे कि वो ये पूछा है कि 7 किस में है, तो यहाँ से काउंट कर लेंगे 6 + 3 4 प्लस, तो यहाँ पर 9 हो रहा है, किसी में 6 आ रहा है। तो यहाँ पर देखेंगे थर्ड ऑप्शन क्या है, तो 2 + 5 7, 3 + 4 7, 6 + 1 7। तो ये इसका बिल्कुल सब में 7 7 आ रहा है, यही करेक्ट है थर्ड ऑप्शन। तो कोई भी हमारा क्वेश्चन है जो डाइस से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं तो ध्यान देंगे, अगर वो कभी कभी ऐसे क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि क्वेश्चन में आपको देखना होगा कि उसका विपरीत फलक कौन सा है। तो विपरीत फलक में भी ध्यान देंगे कि आप जैसे कि जो सामने दिख रहा है, जैसे मान लो कि अगर यहाँ पर तो पूरा ओपन दिखाया गया है, अगर 3 फलक ही दिखाई जाएंगी जब ओपन में, तो जो सामने से दिख रहा है तो उनमें से वो कोई विपरीत का नहीं होगा, जो 3 रह गया है उन्हीं में से होगा। तो ऐसे क्वेश्चन को हम हैंडल करते हैं इस तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि क्षेत्रफल की अवधारणा से परिचित कराने के लिए शिक्षक से शुरुआत कर सकता है। शिक्षक कहाँ से शुरुआत कर सकता है जब उसको क्षेत्रफल की अवधारणा बताना है? तो या फिर वो इकाई वर्ग गणन की सहायता से आकृतियों का क्षेत्रफल ज्ञात करना। दूसरा ऑप्शन क्या कहता है, भिन्न आकारों की आकृतियों का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए सूत्रों को स्पष्ट करना। तो सूत्र का यहाँ पर तो कोई मतलब नहीं आता है प्राइमरी स्तर में, जब बच्चे चीज़ों को बिल्कुल शुरुआती स्तर से वो जानना चाहते हैं कि क्षेत्रफल क्या होता है, तो उसको फार्मूला हम रटाने का प्रयास करेंगे तो ये गलत वे हो जाएगा। तो सबसे पहले हम उसको दैनिक जीवन से जोड़ते हैं कि क्या क्षेत्रफल होता है। जैसा कि थर्ड ऑप्शन क्या कहता है कि हथेली, पत्ते, पेंसिल, नोटबुक आदि विभिन्न वस्तुओं की सहायता से किसी आकृति के क्षेत्रफल की तुलना करना। तो बिल्कुल सही है, जब बच्चों का हम उनके दैनिक जीवन से जो चीज़ें सामने दिख रही हैं उससे जोड़ देंगे तो बच्चों का ज्ञान जो होगा हमेशा के लिए दिमाग में स्थिर हो जाएगा, बैठ जाएगा और वो ज़्यादा दिन तक उनके दिमाग में रहेगा और कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि जब राजन के सामने शाब्दिक समस्याएं आती हैं तो वो प्रायः पूछता है, मैं जमा करूं या घटा, मैं गुणा करूं या भाग। इस तरह के प्रश्न बताते हैं कि राजन संख्या संक्रियाओं को नहीं समझता है। बिल्कुल सही है, क्योंकि जब वो अगर उसमें समझ जाता है कि यहाँ पर प्लस करना है, माइनस करना है, इनटू करना है या डिवीज़न करना है, तो संख्या की संक्रियाओं के बारे में वो नहीं समझता है। तो उसको जब तक ये नहीं समझ पाएगा तब तक वो ऐसे क्वेश्चन पूछता रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि एक समचतुर्भुज की बात कर रहा है, मतलब एक रोम्बस की बात कर रहा है। तो रोम्बस में उसने ये चीज़ कहा है कि समचतुर्भुज में विकर्णों की लंबाई दी गई है, 2 विकर्ण होते हैं। समचतुर्भुज आप जानते हैं कि जिसमें चारों भुजाएं बराबर होती हैं लेकिन उनके विकर्णों की लंबाई समान नहीं होती है, क्योंकि आप कहेंगे कि स्क्वायर की भी चारों भुजाएं बराबर होती हैं लेकिन स्क्वायर में उसके जो विकर्ण होते हैं वो बराबर होते हैं, लेकिन समचतुर्भुज में उसके विकर्ण बराबर नहीं होते हैं। तो ध्यान देंगे यहाँ पर उसने पूछा है उसका परिमाप बताइए। तो ध्यान देंगे कि परिमाप के लिए जब उसके विकर्ण दिए गए हैं तो हम देखेंगे
कि विकर्ण ये दो विकर्ण हैं तो एक और उसके दोनों विकर्ण जो होते हैं वो आपस में बाइसेक्ट करते हैं, मतलब एक दूसरे को आधा आधा काटते हैं जहाँ पर काटते हैं। तो जब एक ये है विकर्ण, एक ये विकर्ण है, एक विकर्ण 8 है, एक विकर्ण 6 है, तो एक 4 बचेगा और एक 3 बचेगा। 4 और 3 की हेल्प से हम यहाँ पर पाइथागोरस अप्लाई करेंगे और ये भी है रूल हमारा कहता है कि जो विकर्ण होंगे वो आपस में परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं, मतलब वो एक दूसरे को 90 डिग्री पर भी काटते हैं। जैसे ही 90 डिग्री का ट्रायंगल मिल गया तो ये हमारा 5 सेंटीमीटर आ जाएगा। 5 सेंटीमीटर कहाँ से आया है? 5 सेंटीमीटर हमारा पाइथागोरस थ्योरम से आया। आप जानते हैं कि उसमें हाइपोटेनियस का स्क्वायर जो होता है वो बेस के स्क्वायर और प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के बराबर होता है। तो यहाँ से बेस का स्क्वायर मतलब 9 करोगे, 3 3 जा 9 और प्लस 4 4 जा 16 करोगे तो ये आ जाएगा 25 और 25 का रूट लोगे तो कितना आ जाएगा? 5। तो यहाँ पर ये 5 हो गया और 5 का 4 टाइम्स करोगे तो कितना आ जाएगा? 20। तो आंसर क्या हो गया आपका? 20। नेक्स्ट क्वेश्चन वो कहता है कि एक तालिका दी गई है, आप ध्यान से देखेंगे। तालिका को ध्यान से देखिए कि स्टेशन दिया गया है, नई दिल्ली से निगमन होता है, फरीदाबाद में आगमन होता है। फिर यहाँ से आपका मथुरा में भी निगमन और आगमन का समय दिया गया है। फिर वो पूछता है कि इनमें से कौन सी बस नई दिल्ली से मथुरा पहुंचने में सबसे कम समय लेती है। तो ये बस 1 है, ये बस 2 है और ये बस 3 है। तो हमें ये करना है कि यहाँ पर उसने टाइम को पूछा है, तीनों बस का हम टाइम निकाल लेंगे कि वो कितना कितना घंटा लगाती हैं। तो बस फर्स्ट देखेंगे कि वो 19:15 से निकलती है और वो जो मथुरा है वो 40 मिनट, 40 बजे मतलब ये है रात के 12:40 पे पहुंचती है। तो हम सीधा सा बस माइनस करेंगे इससे, तो 19 का मतलब हो गया, यहाँ से डायरेक्ट सीधा माइनस कर देंगे। 19 का मतलब हो गया 7:15। अब माइनस करेंगे तो यह आ जाएगा 5 घंटे और 25 मिनट, 25 मिनट बस फर्स्ट। सिमिलरली इसको भी हम यहाँ से माइनस करेंगे, इसको भी माइनस करेंगे, सबका समय निकाल लेंगे। ये 12:30 पे चलती है, 18 बजे पहुँच जाती, तो 12:30 से काउंटिंग भी कर सकते हैं आप। जो बस 2 है वो 5 घंटे 40 मिनट लेगी, 5 hours 40 मिनट। जो बस 3rd है वो 5 घंटे 10 मिनट लेगी। तो सबसे कम समय बस 3rd ले रही है और आपका ऑप्शन वही हो जाएगा। उसने कम समय लेने की बस पूछा था, तो आपको कुछ नहीं करना है, केवल टाइम निकालना है। आप ऐसे टाइम अगर माइनस करके नहीं निकाल पाते हैं तो आप बहुत ईजिली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे 19:15 हो गया तो आप 19:15 से 20:15 का 1 घंटा हो गया, फिर 20 के बाद 21, 22, 23 और 24 का मतलब हो गया 12 बज गया। तो 1 2 3 4 5 घंटे हो गए और 15 के आगे कितना 40 है, यहाँ पर 40 माइनस करेंगे 25, तो सीधा सीधा हो गया 5 घंटे 25 मिनट। ऐसे ही सिमिलरली हम इसको भी माइनस करके निकाल सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और आप बस ऑप्शन सही 3rd जो है बस 3rd सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वो क्वेश्चन ये पूछता है कि भिन्नों का योग पढ़ाते समय शिक्षक को नीचे दी गई एक त्रुटि ज्ञात हुई कि 1/2 + 1/3 को बच्चे ने सॉल्व किया है, नीचे ऐड कर दिया है, 2 + 3 5 लिख दिया और ऊपर अंश कहार करके उसने 2 लिख दिया है। तो इस स्थिति में शिक्षक को उपचारात्मक कार्य के रूप में क्या करना चाहिए? तो उपचारात्मक कार्य ये है कि पहला ऑप्शन कहता है कि प्रत्येक भिन्न के परिमाण को समझने में बच्चे की सहायता करें। दूसरा क्या कहता है, उनका जो एलसीएम बच्चों ने निकाला है कि अवधारणा को समझने में बच्चे की सहायता करें। दूसरा क्या है, 3rd ऑप्शन, बच्चे से कहें कि वह अधिक से अधिक अभ्यास करे। तो ये तो कोई बात नहीं हुई कि अभ्यास करने के लिए बोल देंगे, उसको अभी कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया है, इसमें अधिक हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, बिल्कुल गलत है। ऊपर ही आते हैं तो इनमें 2 ऑप्शन में से देखेंगे कि बच्चे की भिन्न के परिमाण को समझाने के लिए से ज़्यादा ज़रूरी है कि उसको समझाएंगे कि बेटा सबसे पहले हम उसके एलसीएम जो उसका डिनोमिनेटर है उसका एलसीएम लेंगे, तब वो यहाँ पर राइट करेंगे, उसके बेस पर हम इसको सॉल्व करेंगे। तो ऑप्शन 2 जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। माप
की अवधारणा विकसित करने हेतु अपनाए गए निम्नलिखित कार्यों को क्रम से लगाइए। वो क्या करना है कि माप की अवधारणा समझाना है। तो ध्यान देंगे 4 हैं, इनको सीक्वेंस से लगाना है। शिक्षार्थी लंबाई मापने के लिए मानक इकाइयों का प्रयोग करते हैं। शिक्षार्थी लंबाई मापने के लिए अमानक इकाइयों का प्रयोग करते हैं। शिक्षार्थी सरल अवलोकन द्वारा वस्तुओं को सत्यापित करते हैं। शिक्षार्थी मीटरी इकाई के बीच के संबंधों को समझते हैं। तो सबसे पहले ध्यान देंगे कि वो अवलोकन करते हैं बच्चे की, कौन लंबा है, कौन बड़ा है, कौन छोटा है। आप देखेंगे तो देख कर बताते हैं कि ये बड़ा है, ये छोटा। तो ये फर्स्ट हो गया। इसके बाद क्या करते हैं कि उनके अमानक इकाइयाँ दिमाग में फिट होती हैं, हाथ से बताते हैं कितना लंबा है, इतना छोटा है। तो ये हो गया दूसरा। अमानक के बाद वो मानक इकाइयों पे चलते हैं। फिर उसमें क्या होता है, मीट्रिक इकाइयों के बीच में संबंध निकालते हैं। तो ये आपका करेक्ट है, मतलब CBAD। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन ही सही है, CBAD, और यही आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि NCF 2005 मानता है कि गणित में सोचने एवं तर्क का एक निश्चित तरीका निहित है। मतलब गणित जो है वो ये मानता है NCF 2005 कि सोचने एवं तर्क करने का एक निश्चित तरीका निहित है। नीचे दिए गए कथनों में से वह कथन चुनिए जो उपरोक्त सिद्धांत का पालन नहीं करता है। ध्यान देंगे कि यहाँ पर नहीं करता आपको ढूंढना है, करेक्ट जो नहीं है उससे पढ़ाने की विधि। फिर क्या कहता है कि आंकिक प्रश्नों का हल करने के लिए विद्यार्थियों को निर्धारित सूत्र, जैसे ही उसने निर्धारित सूत्र मतलब एक क्वेश्चन है उसका ये फॉर्मूला है सॉल्व कर, तो ये चीज़ें नहीं करता है। सिद्धांत जो है यहाँ पर सोचने एवं तर्क का कोई निश्चित तरीका नहीं है। तो यहाँ पर आपका सीधा सीधा वही ऑप्शन हो जाता है जिसमें वो मैथ्स में फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है कि इसका ये फार्मूला होता है। तो ऐसे जो है वही आपका ऑप्शन हो जाएगा। इन चीज़ों को बढ़ावा NCF 2005 नहीं देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि इन दिनों दाम बढ़ने शुरू हो रहे हैं। तो इन दिनों क्या हो रहा है, दाम बढ़ने शुरू हो रहे हैं। फिर आपको इस स्थिति का निरूपण करना है, ग्राफ पेपर पे समझाना है बच्चों को कि कैसे दाम बढ़ रहे हैं। तो ध्यान देंगे ये टाइम इंक्रीमेंट हो रहा है, लेकिन कीमत क्या हो रही है, टाइम के साथ गिर रही है, नीचे आ रही है ना, तो ये नहीं होगा। नेक्स्ट क्या है, ये भी देखो इधर कि यहाँ पर समय बढ़ रहा है तो कीमत भी गिर रही है। ये क्या है कि पहले कीमत बढ़ी और फिर गिरने लगी। उसने कहा है कि इन दिनों दाम बढ़ने शुरू हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। ये देखो समय के साथ क्या हो रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है, यही करेक्ट ऑप्शन है। तो हमेशा इंक्रीमेंट का ग्राफ ऐसा ही होता है। ये डिक्रीमेंट हो रहा है, मतलब बहुत तेज़ी से दाम गिर रहे हैं। ये भी दाम गिरने का ही है, लेकिन बहुत धीरे धीरे गिर रहे हैं। ये क्या है, पहले बढ़ रहे हैं और फिर गिर रहे हैं। तो ये हमारा जो ग्राफ है वो बिल्कुल करेक्ट है पढ़ने का। फिर क्या कहता है कि एक अच्छा गणितज्ञ होने के लिए क्या जरूरी है। एक अच्छा गणितज्ञ होने के लिए बहुत जल्दी सवालों को हल करना चाहिए, ऐसा नहीं है। अधिकतर सूत्रों को याद करना चाहिए, ऐसा भी नहीं है। सवालों के उत्तर देने की तकनीक में निपुणता होनी चाहिए, ऐसा भी नहीं है। गणितज्ञ होने के लिए सभी धारणाओं को समझना, लागू करना और उसमें संबंध बनाना आपको आना चाहिए। यही सही है कि आप तब अच्छे गणितज्ञ बन सकते हैं जब सारे कॉन्सेप्ट को आप समझ जाते हैं, उनको अप्लाई भी कर लेते हैं और उनमें एक आपस में रिलेशन बनाने में आप सफल होते हैं, तब आप एक अच्छे गणितज्ञ कहलाते हैं। तो इसलिए आपका जो ऑप्शन है वो फर्स्ट ही करेक्ट है। इस तरीके से आपका ये पेपर के 30 क्वेश्चन हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं, जो आपके लिए बहुत लाभदायक होंगे। एक बार आप इनको सॉल्व करें तो आपके स्कोर में ज़रूर आपको अच्छा स्कोर प्राप्त करने में सहायता होगी।